तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में NMMS एग्ज़ाम 2025 की परीक्षा के लिए सेट का रियल पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले 2016 की परीक्षा में ये पेपर आपका पूछा जा चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको 2025 की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। कई प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, जिसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ध्वनि तरंगें गति कर सकती हैं। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। यदि आपको सही उत्तर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ईमानदारी से पूरा पेपर आप हल कीजिएगा। लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो ध्वनि तरंगें गमन कर सकती हैं, गति कर सकती हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो ठोस में सर्वाधिक तेज गति से गमन करती हैं, द्रव में ठोस की अपेक्षा धीमी गति से, और गैस में सबसे धीमी गति से आपकी तरंगें जो है गमन करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस माध्यम में ध्वनि तरंगें गमन नहीं कर सकती हैं, तो निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में या कभी नहीं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये सदैव बराबर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चाल का मूल मात्रक क्या है। तो आप सभी को पता है, अगर शाम की क्लास आपने करी होगी तो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ाया था। सही आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर है, इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है परावर्तन, विक्षेपण, विसरित परावर्तन या पार्श्व परिवर्तन। तो इंद्रधनुष का बनना जो है ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी अंग्रेजी आप ध्यान कर लें, क्योंकि कभी कभी फैलाव दे देता है फैलाव, तो आप समझ नहीं पाएंगे। फैलाव का अर्थ भी आपका यही होता है डिस्परेशन, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, डबल रोटी के निर्माण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी होती है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब डबल रोटी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है, CNG ईंधन का ऊष्मीयमान है। तो CNG ईंधन का ऊष्मीयमान क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 50,000 किलो जूल। ये आपका CNG का जो ऊष्मीयमान होता है। इसके अलावा फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया 45,000 किलो जूल, ये आपका पेट्रोल का है। किसका है, पेट्रोल का है। और जो आपका 55 किलो जूल है ये आपका LPG का है। क्या है, LPG का। अगर पूछे कि LPG ईंधन का ऊष्मीयमान क्या है तो 55,000। अगर पूछे पेट्रोल का ऊष्मीयमान तो 45,000। अगर CNG का पूछे तो 50,000। तो तीनों जो है इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, अधातु का उदाहरण कौन सा है। इसमें दी गई ऑप्शंस में से कौन सी अधातु है। सल्फर, आयरन, जस्ता या जिंक या कॉपर। तो इसमें सल्फर जो आपका दिया गया है ये अधातु है। जस्ता, आयरन, कॉपर ये धातुएं होती हैं। 8 नंबर प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो नींबू में अम्ल पाया जाता है साइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने दूसरा ऑप्शन कमेंट किया उनका सही है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। नल का पानी, नींबू का रस, वनस्पति तेल या सिरका। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वनस्पति तेल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। 10 नंबर प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तन के हैंडल बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो यानी कि बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए कौन सी धातु या कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल होता है। तो उसका आंसर होगा बच्चों बेकेलाइट। किसका प्रयोग होता है, बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बिजली के स्विच बनाने के लिए भी बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हर्ट्ज बराबर होता है
1 हर्ट्ज किसके बराबर होगा? 1 कंपन प्रति मिनट, 10 कंपन प्रति मिनट, 60 कंपन प्रति मिनट या 600 कंपन प्रति मिनट। तो 1 हर्ट्ज बराबर होता है 60 कंपन प्रति मिनट के। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने कमेंट किया है उनका सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न है, कितने डेसिबल से अधिक शोर हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है? ऑप्शंस हैं 70, 80, 50 या 40। तो 80 डेसिबल से अधिक वाली जो ध्वनि होती है वो हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। 80 डेसिबल तक की जो ध्वनियाँ होती हैं वो मनुष्य अपनी कानों से सुन सकता है। 13 नंबर प्रश्न है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब बल क्या कहलाता है? ये कई बार प्रश्न बच्चों पूछा गया है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब जो होता है, बल जो होता है वो दाब कहलाता है। ठीक, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। इसका फार्मूला होता है P बराबर F/A। P बराबर F/A होता है। इस हिसाब से आपका F का जो मात्रक बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से दाब का जो मात्रक बनता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बनता है। वैसे भी आपका ध्यान रखना है कि दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और दाब का मात्रक जो है पास्कल भी होता है। 14 नंबर प्रश्न है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग जो मच्छर के द्वारा फैलता है कौन सा है? डेंगू, पोलियो, मलेरिया या फिर खसरा? तो प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन कौन सा है? गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। सही है आपका, यही कथन आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गुणसूत्र क्या होते हैं? केंद्रक में ही स्थित होते हैं। केंद्रिका कोशिका केंद्रक में स्थित होती है तो ये गलत है क्योंकि कोशिका केंद्रक में नहीं होती है, कोशिका में केंद्रक होता है। जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं तो ये भी आपका गलत है। केंद्रक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, नहीं, केंद्रक जो होता है वो केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, ना कि कोशिका झिल्ली से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, कलिका द्वारा प्रजनन होता है। कलिका यानी कायिक प्रजनन। कलिका द्वारा किसमें प्रजनन होता है? पैरामीशियम, हाइड्रा, अमीबा या बैक्टीरिया? तो कलिका द्वारा जो प्रजनन होता है बच्चों वो हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि मक्का की फसल उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है? तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा या उच्च तापमान? तो मक्का की फसल उगाने के लिए उच्च तापमान की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल होता है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं? तो शुद्ध जल होता है उदासीन, इसका pH मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, संचरणीय रोगों का मुख्य कारक क्या होता है? चींटी, ड्रैगन मक्खी, घरेलू मक्खी या मकड़ी? तो संचरणीय रोगों का जो मुख्य कारक होता है ये घरेलू मक्खी होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा की खोज किसने की थी? तो ये थे बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने प्रतिजैविक दवा पेनिसिलिन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण दिया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं? फुफ्फुस, त्वचा, गिल्स या फिर श्वास प्रणाल? तो मछलियों में सांस लेने के लिए गिल्स पाए जाते हैं, यानी उनके अंदर गलफड़े होते हैं। त्वचा द्वारा सांस लेना ये मेढक में पाया जाता है और आपका केंचुए में भी पाया जाता है जो त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, अपशिष्ट जल उपचार की सह उत्पाद कौन सा है? अपशिष्ट जल का उपचार करने में सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? अपंक व जैव गैस। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अपंक और
जैव गैस यानी बायोगैस बनाई जाती है अपशिष्ट पदार्थों से। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने परसेंट जल से ढका हुआ है? पृथ्वी पर जल कितने परसेंट है, बस ये आपसे सीधा सा सवाल पूछा गया। 90%, 50%, 40% या फिर 71%। तो पृथ्वी जो है वो लगभग 71% जल से घिरी हुई है और शेष आपका 29% क्या है, तो स्थल भाग है, स्थल मंडल है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद है? वन उत्पाद का मतलब होता है जो वनों से प्राप्त हो। केरोसिन ये तो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। कोक ये भी आपका जो है कोयले से प्राप्त होता है। बिटुमिन ये भी आपका पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। प्लाईवुड यह आपका वन उत्पाद है, अर्थात वनों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने दिया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पृथ्वी का मध्य भाग कहलाता है। पृथ्वी का मध्य भाग, तो आपने पढ़ा होगा पृथ्वी की आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला भाग जो है उसको हम भूपर्पटी कहते हैं, बीच वाले भाग को मेंटल कहा जाता है और सबसे जो अंदर भाग होता है उसको हम क्रोड कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मेंटल। अंग्रेजी में मेंटल होता है, हिंदी में प्रावार कहते हैं। तो हिंदी का थोड़ा सा कठिन शब्द है, इसको आपने पढ़ा भी नहीं होगा, पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। वैसे मेंटल आपका आसान शब्द है, याद कर लीजिएगा। पहले भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। क्रोड के 2 भाग होते हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 26, नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो नेत्र को रंग प्रदान करता है। आइरिस, लेंस, कॉर्निया या रेटिना। तो नेत्र का वह भाग जो नेत्र को रंग प्रदान करता है तो ये आपका आइरिस हो जाता है। इसको हिंदी में परितारिका कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं, कभी कभी हिंदी नाम भी दे सकता है। 27 नंबर प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है? घटपर्णी, आम, केला या अमरबेल। तो परजीवी पौधा जो स्वयं भोजन ना बनाए बल्कि दूसरे पौधे से अपना जो है भोजन ग्रहण करे, तो ये अमरबेल होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अमरबेल अंग्रेजी में दिया गया है और कसकुटा दिया गया है, तो हो सकता है कि अगली बार कसकुटा दे दे, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। घटपर्णी आपका कौन सा है? घटपर्णी आपका कीटभक्षी पौधा होता है, तो सही आंसर इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, एक लिंगीय पुष्प का उदाहरण है। सरसों, गुलाब, पिटूनिया या फिर पपीता। तो पपीता जो होता है ये एक लिंगी पौधा होता है, एक लिंगी आपका जो है पुष्प होता है। तो चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास पपीते के पेड़ होते हैं तो कुछ पौधों में फल आते हैं और कुछ पौधों में फल नहीं आते हैं। तो जिसमें नहीं आते हैं वो आपका मादा होता है और जिसमें आते हैं वो नर होता है। मादा में नहीं आते हैं, ध्यान रखेंगे। पपीता एकलिंगी होता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया गया है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होने वाला रोग होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स तो आपका विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। हीमोफीलिया जो है आपका रक्त की कमी कारण, और गाइटर जो होगा वो थायरॉक्सिन की कमी से होगा। तो गाइटर क्या है? गाइटर जिसे घेंघा रोग भी कहा जाता है, ये थायरॉक्सिन थायराइड की कारण होता है। अगला प्रश्न 30 नंबर है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन किसमें होता है? मानव, मेढक, मुर्गी या फिर गाय। तो मेढक में जो है बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में पुत्री का निर्माण होता है। तो बताओ भाई, पुत्री का निर्माण कैसे होगा? एक एक्स गुणसूत्र से, एक वाई गुणसूत्र से, 2 वाई गुणसूत्र से या फिर 2 एक्स गुणसूत्र से। तो लड़की या पुत्री का निर्माण होगा 2 एक्स गुणसूत्र से। चौथा ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, पादप का जनन भाग क्या होता है? कल की क्लास में भी इसको आपने पढ़ा था। तो पादप का जो जनन भाग होता है वो पुष्प होता है। पुष्प में ही आपके स्त्री केसर, पुंकेसर ये सब आपको देखने में को मिलता है। अंडाशय और बीजांड वगैरह पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा।
33 नंबर प्रश्न कहता है कि किस आयु वर्ग के किशोरों को टीन एजर्स कहा जाता है। टीन एजर्स का मतलब होता है कि भाई ऐसी उम्र जिसमें टीन आ जाए, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो 13 से लेकर 19 जो एज आपकी होती है उसको टीन एजर्स कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में आपका जो है एक पौधे की जड़ दी गई है। कहा गया है कि प्रदर्शित लेग्यूम पादप में उपास्थि जड़ ग्रंथियों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो यहाँ पर गांठों के रूप में दिखाया गया है। तो जड़ों में गांठों के रूप में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, आप सभी को पता होगा, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर, मार्बल कैंसर परिघटना का कारण क्या है। यानी मार्बल कैंसर किस कारण से होता है, अम्ल वर्षा, कोहरा, CFC या निलंबित कण। तो मार्बल कैंसर की घटना जो होती है वो अम्ल वर्षा के कारण होती है और इससे जो है जो मार्बल यानी जो आपका संगमरमर होता है उसका रंग पीला पड़ता है और इसीलिए जो है ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा 35 का। तो ये बच्चों आपके थे 35 प्रश्न जो विज्ञान से संबंधित थे। इन प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सामाजिक विज्ञान और गणित की क्लास आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।